हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के विद्युत धारा ले जाने वाली तारें ठंडी रहती है जबकि उसी विद्युत धारा से विद्युत बल्ब का तंतु गर्म हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसके ऑप्शन है, तंतु के सिरों पर अपेक्षाकृत अधिक वोल्टेज का लगना, तंतु में अपेक्षाकृत अधिक विद्युत प्रवाहित होना, तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होना, या तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होना। इसका करेक्ट आंसर, तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण विद्युत धारा ले जाने वाली तारें ठंडी रहती है, परंतु उसी विद्युत धारा से विद्युत बल्ब का तंतु गर्म हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलते हुए किसी वस्तु की ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इसके ऑप्शन है, उसका ऊर्जा बढ़ जाता है, ऊर्जा अचल रहता है, ऊर्जा घट जाती है, या ऊर्जा शून्य होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊर्जा अचल रहती है घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलते हुए किसी वस्तु की ऊर्जा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान अधिक होगा? इसके ऑप्शन है, जब कुंडली की ओर चुंबक की गति धीमी होगी, जब कुंडली से चुंबक के दूर होने की गति धीमी होगी, या जब कुंडली की ओर चुंबक के जाने की गति तीव्र होगी, या जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति शून्य होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति शून्य होगी तो प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान अधिक होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वाट के एक बल्ब को 200 वोल्ट से विद्युत प्रदाय से जोड़ने पर बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा? इसका ऑप्शन है 0.25 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, या 25 एम्पियर। तो इसमें P इजकल टू 50 वाट दे रखा है और V इजकल टू 200 वोल्ट देख रखा है। I इजकल टू वाट। P बराबर VI से P इजकल टू 50, V इजकल टू 200 और I बराबर 50 बाय 200 इजकल टू 0.25 एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, स्थलीय तापन, सेकेंड, प्रकाश परावर्तन, थर्ड, प्रकाश अपवर्तन, फोर्थ, प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? इसके ऑप्शन है 1 और 2, 2, 3 और 4, 1 और 3, केवल 4। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन के कारण मरीचिका बनती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, कारण आर, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका आंसर कूट में देना है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? इसके ऑप्शन है, केवल सिलड़ी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से, केवल आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, दोनों सिलड़ी मांसपेशियां के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण,
या सीढ़ी मांसपेशियां और आई लेंस की अचानक शिथिलता के कारण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है। इनमें दोनों सीढ़ी मांसपेशियां के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। यह कथन गलत है। उत्तल दर्पण का नहीं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यह सही है। उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यह गलत है। और उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं अवतल दर्पण को हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह कथन सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राशि दे रखा है, विद्युत बल, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत धारिता। और सूची 2 में इसका मात्रक दे रखा है, वोल्ट, न्यूटन, कूलॉम, फैराडे। राशि को उसके मात्रक से मिलाना है। तो विद्युत बल्ब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम। और फिर विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करते रहता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसके ऑप्शन है, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करते रहता है और यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका ऑप्शन है, किसी भी पिंड पर भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, यह सही है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है, यह भी सही है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, यह भी सही है। और पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान नहीं होता है, यह कथन गलत है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट कथन है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। और इसका सेकंड कथन है, अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधनों में वहन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप दिश धारा अमीटर द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा अमीटर से प्रभावित नहीं हो सकती। दिश धारा अमीटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है, या प्रत्यावर्ती धारा की दिशा परिवर्तित होती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप दिश धारा अमीटर द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति को बहुत अधिक बढ़ाने पर धारा नियत रहेगी, धीरे धीरे घटती है, या धीरे धीरे बढ़ती है, या अचानक बढ़ जाती है। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति को बहुत अधिक बढ़ाने पर अचानक धारा बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघटक में जो राशियां स्थिर रहती है वह है संवेग, गतिज ऊर्जा और ताप।
संवेग और गतिज ऊर्जा लेकिन ताप नहीं, संवेग और ताप लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं, संवेग लेकिन ना गतिज ऊर्जा और ना ही ताप। तो एक संघटक में संवेग लेकिन ना गतिज ऊर्जा और ना ही ताप स्थिर रहती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? 50%, 100%, 125% या 150%। तो यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ता है तो उसका गतिज ऊर्जा 125% बढ़ जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से घट जाए किंतु उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसके ऑप्शन है 1% घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, 1% से बढ़ेगा या 2% से बढ़ेगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से घट जाए किंतु उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 2% से बढ़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशिष्ट प्रकरण है। इसका ऑप्शन है न्यूटन के नियम का, ऊर्जा के संरक्षण के नियम का, चार्ल्स के नियम का, ऊष्मा विनिमय के नियम का। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम का एक विशिष्ट प्रकरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी गैस का दाब बराबर होता है एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा के, एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के, या एकांक आयतन में सब अणुओं के संपूर्ण स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के, या एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय साम्यावस्था में गैसीय अणुओं का औसत वेग होता है। इसके ऑप्शन है T⁴ के समानुपाती, T² के समानुपाती, या TQ के समानुपाती, या 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, T⁴ के समानुपाती। तापीय साम्यावस्था में गैसीय अणुओं का औसत वेग T⁴ के समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।